हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है JEGKD। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम एग्जाम में आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं प्लस थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है। रेशियो एनालिसिस इज अ फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक that involves calculation and interpretation of various accounting ratios to assess companies। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले फाइनेंशियल एनालिसिस का यहाँ पर क्या मतलब है उसे समझो। तो देखो, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपके दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ये कि आपने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट की है वो आपका पैसा सेफ रहे, साथ के साथ आपको अच्छा रिटर्न भी मिले। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, आपको ग्रोथ मिले। अब इन दो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जरूरी है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, स्टेबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। तभी ये दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकते हैं। और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर लो। तो जो रेशियो एनालिसिस है वो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही स्टडी करने की एक टेक्निक है। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर हम कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, ताकि हम फाइंड आउट कर पाए कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस टेक्निक के अंदर हम करते क्या है बेसिकली, तो कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वहां से डाटा उठाते हैं, उससे कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के आपने कंपनी के करंट एसेट्स उठाए, करंट लायबिलिटीज है, मान के चलो करंट एसेट्स है 2 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटी जो है वो 1 लाख रुपए की है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इससे एक रेशियो कैलकुलेट करोगे। जैसे हम यहाँ पर करंट रेशियो कैलकुलेट करें, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये हमारी 2:1 आ जाएगी, 2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की अगर 1 रुपए की लाइबिलिटीज है, 2 रुपए की उसके पास करंट एसेट्स हैं, जो कि इससे क्या पता लगता है कि वो आसानी से शॉर्ट टर्म के अंदर अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल जो है वो कर पाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम अदर यहाँ पर रेशियोज भी कैलकुलेट जो है वो करते हैं। तो बेसिकली इस रेशियो एनालिसिस का हम यूज किस लिए करते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्थ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन तीनों ही चीजों को एसेस करने के लिए हम लोग रेशियो एनालिसिस का यूज जो है वो करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ रेशियोज की बात करें तो मेनली हम यहाँ पर रेशियोज को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो रेशियो है वो है सॉल्वेंसी रेशियो, दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तीसरा है एक्टिविटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो से हम बेसिकली ये पता लगाते हैं कि जो कंपनी है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही सॉल्वेंट रहेगी या फिर नहीं रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि क्या वो आसानी से अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, वो चीज हम चेक करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हम कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको चेक करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हमें पता लगता है कि कोई भी कंपनी कितना यहाँ पर प्रॉफिट कमा रही है, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमा रही है, नेट प्रॉफिट कितना कमा रही है, उससे हम उसकी परफॉर्मेंस का पता लगाते हैं।
एक्टिविटी रेशियो से बेसिकली हमारी जो कंपनी है वो जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है प्रॉफिट को कमाने के लिए, वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है उसका हम देखते हैं, मतलब कि उसका पता लगाते हैं। तो एक्टिविटीज आपको पता है जैसे परचेज करनी, सेल करनी, प्रोडक्शन करनी, ये सारी एक्टिविटीज अच्छे तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, इसमें कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, वो हम एक्टिविटी रेशियो से पता लगाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखो जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपना काम जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, एक ओवरव्यू था। अब हम क्वेश्चन की हेल्प से डिटेल में भी समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का कौन सा फीचर है, तो मीनिंग मैंने आपको बताया। फर्स्ट देखो, इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू कंपनीज कैपेसिटी टू रिपे इट्स डेट एंड मीट्स इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। हमें ना इस रेशियो से ये पता लगता है कि कंपनी कितनी कैपेबल है अपने डेट्स को रीपे करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, बिल्कुल ये फीचर होता है। इट इंडिकेट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ कंपनी बाय असेसिंग इट्स एबिलिटी टू सस्टेन इट्स ऑपरेशन इन द लॉन्ग टर्म। हमें ये भी पता लगता है कि कंपनी कितनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मतलब कितनी फाइनेंशियल स्टेबल है, और लॉन्ग टर्म में वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी उसके बाद पता लगता है। तो बिल्कुल ये भी फीचर है। दीज रेशियोज आर ऑफन यूज्ड बाय क्रेडिटर लेंडर टू इवैल्यूएट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कंपनी। तो ये भी बिल्कुल फीचर होता है। देखो बेसिकली ये जो रेशियो होता है सॉल्वेंसी रेशियो, ये यूज करते हैं क्रेडिटर या फिर लेंडर जो कंपनी को लोन देते हैं। क्या देते हैं, लोन देते हैं, वो ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे फीचर होते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज के। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डैश रेशियो हेल्प्स इन मेजरिंग द सफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइज टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, एक ऐसी रेशियो जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी कंपनी सफिशिएंट है कि नहीं अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। पहला शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, या फिर बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को हम लिक्विडिटी रेशियो भी यहाँ पर कह देते हैं। और इनका यूज किया जाता है देखने के लिए कि कोई भी कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर सॉल्वेंट है या फिर नहीं है, यानी कि वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ऑफ डेट को पे ऑफ कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब जो हमारे लिक्विडिटी रेशियो होते हैं वो मेनली हमारे दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है करंट रेशियो, एक होता है करंट रेशियो, और एक होता है हमारा क्विक रेशियो। क्या होता है, क्विक रेशियो। दोनों ही हमारे शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है जिसको हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यहाँ पर गिवन है 2 लाख रुपीस की, इन्वेंट्रीज गिवन है 3 लाख रुपीस की, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है 2 लाख की, क्विक रेशियो यहाँ पर गिवन है 2:1। अब हमें करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखो हमारे पास गिवन है क्विक रेशियो। क्या गिवन है, क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गिवन है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। देखो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो देखो एक कंपनी के पास जितने भी टोटल करंट एसेट्स है उसी को हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है वो कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर कंपनी की जो एसेट्स हैं, करंट एसेट वो 2 लाख है, तो इसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहेंगे। तो 2 लाख हमारी क्या है यहाँ पर करंट एसेट्स हो गए। ठीक है, अब एक चीज आपको पता है कि करंट एसेट से हम आसानी से क्विक एसेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, करंट एसेट्स में से जो भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंस हैं उसे माइनस कर दो, और जो भी हमारे यहाँ पर इन्वेंट्रीज है उसे भी माइनस कर दो। करंट एसेट्स हमारे 2 लाख रुपए के, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे कितने हैं 20,000 रुपीज के, और हमारे जो इन्वेंट्री है वो है हमारे 30,000 रुपीज के, यानी कि 50,000 हुआ टोटल। तो 2 लाख में से हमें 50,000 को माइनस करना है, 2 लाख। तो 2 लाख में से हमें यहाँ पर 50,000 को माइनस कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 1,50,000। कितना आ जाएगा, 1,50,000। तो क्योंकि एसिड हमारी 1,50,000 रुपए हुई, तो यहाँ पर हम क्योंकि एसिड जो है वो भर देंगे कितने हैं, 1,50,000। उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है क्विक रेशियो, वो कितने हैं 2:1। तो इसको हमें इस तरीके से लिख देंगे, 1,50,000 एज इट इज आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज भी एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या होगा, इसको हम इधर ले आएंगे। क्या ले आएंगे, इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर 1,50,000 को हमें 2 से डिवाइड कर देना है, तब हमारा करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। तो अगर हम 1,50,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 75,000 जो है वो आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो ये आ गया 75,000, यानी कि हमारी करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर कितनी है 75,000। कितनी है 75,000। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ करंट लायबिलिटीज आर 2 टाइम्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स आर 1,50,000, फाइंड आउट द करंट रेशियो। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमें गिवन है पहले वो देखना है। तो देखो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर करंट रेशियो।
क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है करंट रेशियो को कैलकुलेट करने का। हमारे पास क्या गिवन है? देखो हमारे पास करंट लायबिलिटी भी गिवन नहीं है, पर हमारे पास करंट एसेट गिवन है 1,50,000 की। ठीक है, तो ये वैल्यू 1,50,000 पे यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो हमारे पास गिवन देखो क्या है कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल है ना, उसका 2 टाइम्स है करंट लायबिलिटी। यानी कि अगर वर्किंग कैपिटल 10,000 है तो हमारी करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 20,000। कितनी होगी? 20,000, क्योंकि वो उसका दोगुना है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, इसको अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल हमें यहाँ पर नहीं पता है, फिर हम इसको एज इट इज वन वर्किंग कैपिटल लिख लेते हैं। और करंट एसेट्स हमें कम पता है, कितना है? 1,50,000 माइनस यहाँ पर करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 2 गुना ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब इसको हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर देखो पहले से ही एक वर्किंग कैपिटल था, पहले से ही यहाँ पर वर्किंग कैपिटल था दो, ये आके इधर प्लस प्लस हो जाएगा। तो दो दो वर्किंग कैपिटल उधर क्या रह जाएगा? 1,50,000 पे। तो अगर हम इसको प्लस करें, 3 वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,50,000 पे। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल को हम कैलकुलेट करें तो 1,50,000 को हमें 3 से डिवाइड कर देना है। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1,50,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 50,000 देगा। यानी कि हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है? कि 50,000 पे। अब पता है हमें कि जो दो वर्किंग कैपिटल है वो इज इक्वल टू है करंट लायबिलिटी। तो दो वर्किंग कैपिटल यानी कि 2 इंटू 50,000, तो ये कितना आ जाएगा? करंट लायबिलिटी हमारा कितना आ जाएगा? 1,000, सॉरी 1,00,000 रुपीज। ठीक है, अब 1,00,000 हमने करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लिया। अब इसे हमें डिवाइड करना है, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, तो ये कितना आ रहा है? 1.55:1, 1.5:1। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम। इसमें से कौन सी स्टेट ऐसी स्टेटमेंट है जो कि डबल एंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? तो डबल एंट्री सिस्टम है क्या, पहले उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जब हम बुक कीपिंग करते हैं, जब हम यहाँ पे बुक कीपिंग करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारे पास दो सिस्टम होते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब देखो जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ना, जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, उसके अंदर हम ट्रांजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड करते हैं, एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपने वेजेस पे किए 10,000 पे के, ठीक है, तो आपने उसको सिर्फ और सिर्फ मान के चलो वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड किया, कैश अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये हमारा जो सिस्टम कहलाएगा वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, और ये इनकम्प्लीट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर्ली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, ये एक्यूरेटली उस ट्रांजेक्शन के बारे में हमें नहीं बताता है। नेक्स्ट है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? तो डबल एंट्री सिस्टम का मानना है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जैसे अगर यहाँ पर हमने वेजेस पे किए 10,000 पे के, ठीक है, तो हमारा जो वेजेस अकाउंट होगा वो एक एस्पेक्ट होगा, इसे कर दो डेबिट कितने से? 10,000 रुपए से। पर साथ के साथ कैश भी आपके पास चला गया तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो 10,000। तो ये हमारे क्या है? ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम जो है वो कहता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है? तो इट हेल्प्स टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। बिल्कुल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखो हर ट्रांजेक्शन को इसने दो जगह पे रिकॉर्ड किया है, जिससे जो एरर के चांसेस है वो खत्म हो जाते हैं, और ट्रांजेक्शन को भी कंप्लीट तरीके से जो है रिकॉर्ड करके रखा गया है। इट प्रोवाइड्स मोर डिटेल पिक्चर ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो ये हमें बिजनेस की जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसके बारे में मोर डिटेल पिक्चर जो प्रोवाइड करता है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड करता है, तो आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा पता लगता है। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स टू लर्न एंड मेंटेन देन द सिंगल एंट्री सिस्टम। ये काफी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होता है, और सिंगल एंट्री सिस्टम से अगर हम कंपेयर करें, वैसे तो इजी होता है, पर अगर सिंगल एंट्री सिस्टम से कंपेयर करें तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होता है। इट वायलेट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि देखो डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पर जो हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है अकाउंटिंग का, उसे डिटरमाइन करता है, यानी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर, इसको ये झुठलाता नहीं है, इसको वॉयलेट नहीं करता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर्स टू प्राइसिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस बिटवीन, ठीक है,
तो देखो जो ट्रांसफर प्राइसिंग है उसका हम कब यूज करते हैं गुड्स और सर्विसेज की प्राइसिंग करने के लिए। पहले देखो अनरिलेटेड कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री, मतलब सेम इंडस्ट्री के अंदर अगर दो अनरिलेटेड कंपनीज हैं उनके बीच में ट्रांजेक्शन होती है तब हम ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज करते हैं गुड्स और सर्विसेज की प्राइसिंग करने के लिए। या फिर एक कंपनी एंड इट्स एक्सटर्नल कस्टमर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट विद इन द सेम कंपनी, या फिर रिलेटेड एंटिटीज विद मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जब भी रिलेटेड एंटिटीज के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो वो जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए हम ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये रिलेटेड एंटिटीज क्या होती है, तो सिंपली देखो कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका किसी दूसरी एंटिटी पे इन्फ्लुएंस होता है, कंट्रोल होता है, उसे हम रिलेटेड एंटिटी कहते हैं। जैसे अगर मान के चलो एक XYZ कंपनी है, इसके यहाँ पर एक सब्सिडरी है ABC कंपनी, ठीक है। तो ये पेरेंट कंपनी, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल है ABC कंपनी के ऊपर, इन्फ्लुएंस है। तो ये यहाँ पर क्या कहलाएंगे, आपस में रिलेटेड एंटिटीज जो है वो कहलाएंगे। तो इनके बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे ट्रांसफर होंगी उसकी प्राइसिंग करने के लिए हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग का जो है वो यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस पे तो यहाँ पर ये इशू कर नहीं सकती है, और पूरा प्रॉफिट पे अगर करेगी तो दोनों में फर्क क्या हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड्स गाइडलाइन ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस, व्हाट इज द की प्रिंसिपल प्रमोटेड बाय OECD, ठीक है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट है वो यहाँ पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस को कैसे यहाँ पर परफॉर्म करना है, हमें कैसे यहाँ पर प्राइसेस को फिक्स करना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है। पहला, मैक्सिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटीज और MNE, तो हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना है। इंश्योरिंग ट्रांसफर प्राइसेस आर सेट एट आर्म लेंथ प्राइस, तो ये इंश्योर करना है कि जो ट्रांसफर प्राइसेस है वो आर्म लेंथ प्राइस पे सेट किए जाए। एनकरेजिंग द कंपटीशन बिटवीन रिलेटेड एंट्रीज, तो जो रिलेटेड एंट्रीज उसके बीच में ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो उसको एनकरेज करना। या फिर सेटिंग ट्रांसफर प्राइसेस दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, या फिर ट्रांसफर प्राइस इस तरीके से सेट करना है कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो OECD है इसका जो मेन प्रिंसिपल वो कहता है कि जो ट्रांसफर प्राइसेस होंगी ना वो आर्म लेंथ प्राइस पे जो है वो सेट की जाएंगी। अब ये आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है, तो सिंपली देखो दो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में जिस प्राइस के ऊपर ट्रांजेक्शन की जाती है उसको हम आर्म लेंथ प्राइस कहते हैं। जैसे अगर A पर्सन है और B पर्सन है, ठीक है, ये दोनों अनरिलेटेड पार्टीज है, अलग अलग है, इनका एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी और जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन होगी उसी को हम यहाँ पर आर्म लेंथ प्राइस कहते हैं। और ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर जब तो रिलेटेड एंटिटीज आपस में गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करती हैं तो उन्हें इसी प्राइस के ऊपर जो है गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करना होता है, यानी कि आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांसफर जो है वो करना होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा था, आर्म लेंथ प्राइस रेफर्स टू द प्राइस एट विच गुड्स और सर्विसेज आर बोर्ड और सोल्ड बिटवीन, ठीक है। तो किन के बीच में आर्म लेंथ प्राइस पे गुड्स और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। पहला, कंपनी एंड इट्स गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, एक कंपनी एंड इट्स लोकल सप्लायर, एक कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज और एफिलिएट्स, या फिर अनरिलेटेड पार्टीज इन अ फ्री मार्केट ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो आर्म लेंथ प्राइस वो प्राइस होता है जिसके ऊपर दो अनरिलेटेड पार्टीज जो है फ्री मार्केट के अंदर एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है, ट्रांजेक्शन करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड कंपेयर्स ट्रांसफर प्राइस। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पर मेथड्स है ट्रांसफर प्राइसिंग के, यानी कि इनसे हम ट्रांसफर प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला मेथड है हमारा कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, जिसको हम कप मेथड यहाँ पर कहते हैं। तो इस मेथड के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग को किसके साथ कंपेयर किया जाता है, पहला द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस इंटरनली, यानी कि हमने जो गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर प्रोड्यूस की है इंटरनल उसकी जो कॉस्ट है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। या फिर एवरेज इंडस्ट्री प्राइस और सिमिलर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने बेचा उससे 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 सिमिलर जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्री के अंदर उसका जो एवरेज प्राइस है उसके साथ कंपेयर करते हैं। या फिर द प्राइस ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज, या फिर द रीसेल प्राइस चार्ज बाय सब्सिडरी टू इट्स कस्टमर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस के अंदर, मतलब कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड के अंदर हम बेसिकली अपने जो ट्रांजेक्शन है, अपना जो ट्रांसफर प्राइस है उसको ऐसे प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं जो कि दो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में सेट किया गया, यानी कि दो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन जिस प्राइस पे की जा रही है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं और उसके बेस पर हम ट्रांसफर प्राइसिंग को सेट करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा।
इन द कॉस्ट प्लस मेथड ए रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन एडेड टू, अगर हम कॉस्ट प्लस मेथड की बात करें तो रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन किस में ऐड किया जाता है? ऑप्शन है रीसेल प्राइस प्रोडक्ट बाय सब्सिडरी, या फिर द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स और सर्विसेज, या फिर द टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ द टैक्सेशन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है उसकी जो कॉस्ट है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद आप यहाँ पर सेल जो है वो कर सकते हो, अपने मतलब अपने रिलेटेड एंटिटी को गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन अकाउंट दैट शोज द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस? इसमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है जो कि ऑनर के इन्वेस्टमेंट को शो करता है, यानी कि ऑनर ने जो पैसा लगाया हुआ है उसे शो करता है। सिंपल भाषा में कहूं तो इसमें से कौन सा हमारा ऑनर का अकाउंट होता है? एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या फिर ड्रॉइंग अकाउंट? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। तो कैपिटल अकाउंट हमारे ऑनर का अकाउंट होता है और ऑनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि जो पैसा वो लेके आया, जो पैसा वो विड्रॉ करा के लेके गया, वो कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है। एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है? तो देखो जितने भी हमारे खर्चे होते हैं ना उसको हम एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड करके रखते हैं। और रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है? तो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जितने भी हमारे रेवेन्यूज होते हैं, जो भी हमारी इनकम होती है, उसे हम यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या आती है? तो ड्रॉइंग अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जिसके अंदर ऑनर ने जो भी ड्रॉइंग्स की होती है, यानी कि जो भी पैसा उसने विड्रॉ किया होता है, उसे यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एन अकाउंट दैट शोज द इनकम अर्न्ड बाय बिजनेस फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज? ठीक है, ऐसा एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर कंपनी ने जो भी इनकम यहाँ पर अर्न की है गुड्स और सर्विसेज को सेल करके, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट? तो ऑप्शन डी रेवेन्यू अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। और मैं एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पर वही गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। यानी कि अगर आप कार का बिजनेस करते हो, कार बना के मार्केट में सेल करते हो, तो इससे जो पैसा आएगा उसे हम इस अकाउंट में यहाँ पर शो करेंगे। अगर आपने कोई अपनी एसेट बेची तो उसको हम एसेट अकाउंट में ही शो करेंगे, ना कि हमारे रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। क्लियर है? तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, डैश इज अ फाइनेंशियल रेशियो इंडिकेटिंग द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड डेट यूज्ड टू फाइनेंस अ कंपनी एसेट। एक ऐसी फाइनेंशियल रेशियो जिससे हमें यह पता लगता है कि किसी कंपनी की एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए कितना हिस्सा हमने शेयर होल्डर इक्विटी का यूज किया है और कितना हिस्सा हमने यहाँ पर डेट का यूज किया है। ऑप्शन है डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? तो ऑप्शन ए डेट टू इक्विटी रेशियो इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो मान के चलो एक कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो है 100 करोड़ रुपीज की, जिसमें से जो 60 करोड़ रुपीज है वो है ऑनर के, यानी कि हमने इक्विटी का यूज किया है, और जो 40 करोड़ रुपीज है वो हमने डेट का यूज किया। तो यहाँ पर जो हमारी रेशियो बनेगी वो बन जाएगी हमारी यहाँ पर 40:60, यानी कि 40% हमारा डेट है और 60% हमारा यहाँ पर क्या है? हमारा इक्विटी का पैसा जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, अब प्रॉपर्ली अब हम इसको यहाँ पर रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखो, कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल इज 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस आर 3 लाख, डिवेंचर इज 5 लाख, लॉन्ग टर्म लोन इज 1 लाख। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है सिंपल सा फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट आपको पता ही है, जिनकी जो पेमेंट है वो एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड में करनी होती है। शेयर होल्डर फंड आपको पता है जो भी ऑनर का पैसा जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट करने की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड होगा, रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो अगर हम इसका टोटल निकालें तो 5, 7 और 3, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हमारे क्या है? यहाँ पर शेयर होल्डर फंड है। ठीक है, इन तीनों को मैंने ऐड किया है। उसके बाद देखो डिवेंचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म लोन भी लॉन्ग टर्म ही है, तो 1 लाख और हमारे यहाँ पर 5 लाख। ठीक है, तो ये कितना होगा? 6 लाख। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो ये हमारी क्या रेशियो बन रही है? 0.6:1, यानी कि अगर 1 रुपए इक्विटी का है तो 60 पैसे हमारे किसके यहाँ पर डेट है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक चीज मैं आपको बता दूं
कि ये रेशियो जितनी ज्यादा कम होगी ना कंपनी के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा जो है वो होता है। क्योंकि देखो एक कंपनी अगर बहुत ज्यादा डेट लेती है ना तो उसका उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर डेट का बर्डन पड़ता है, इंटरेस्ट का बर्डन पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंस्टॉलमेंट होने के कगार पे भी पहुंच जाते हैं अगर डेट बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कंपनी हैज टोटल डेट 11 लाख रुपीस, करंट लायबिलिटी इज 3 लाख, नॉन करंट एसेट्स इज 8 लाख, करंट एसेट्स इज 4 लाख, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। हमें टोटल एसेट टू डेट रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो है क्या, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो बेसिकली हमें यहाँ पर कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं और जो टोटल डेट्स है उनके बीच में रिलेशनशिप को बताता है। यानी कि हमें पता लगता है कि कंपनी के टोटल एसेट्स में कितना हिस्सा डेट का है, कितना हिस्सा डेट का है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कंपनी की 100 करोड़ की एसेट्स है, 40 करोड़ का डेट है, 40 करोड़ का डेट है, तो इस चीज के बारे में हमें पता लगता है किससे, टोटल एसेट टू डेट रेशियो से। अब इसका एक तो और तरीके से आप यूज कर सकते हो, जैसे एक लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हम देखते हैं कि कंपनी की डेट्स कितनी है और उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी कितनी अवेलेबल है, क्योंकि एसेट्स बेसिकली क्या है, सिक्योरिटी ही तो है। अगर डेट का पैसा वापस नहीं है तो एसेट्स को सेल करके पैसा जो है वो वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, और ये रेशियो जितनी ज्यादा होती है उतना ही यहाँ पर अच्छा होता है। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो देखो कंपनी की टोटल डेट्स हमारे पास 11 लाख है और करंट लाइबिलिटीज है और नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट है। तो अगर हम सबसे पहले टोटल एसेट को ही कैलकुलेट करें तो टोटल एसेट क्या होता है, हमारी कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती हैं वो उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नॉन करंट एसेट्स और एक होता है हमारा करंट एसेट। तो दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो हमारा टोटल एसेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब जिनको इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता, देखो नॉन करंट एसेट ऐसी एसेट होती है जिसका बेनिफिट कंपनी को एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है। जैसे कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग देखो एक साल में बना के तो मतलब कि एक साल में यूज करके थोड़ी तोड़ देते, 10-10 साल तक यूज करते, तो ये हमारी क्या होगी, नॉन करंट एसेट होगी। करंट एसेट क्या होती है, ऐसी एसेट जिसको हम एक साल में ही यूज कर लेते हैं या फिर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो हमारा करंट एसेट होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल्स हो गया। ठीक है, तो अगर आप उधार पे सामान बेचते हो तो मैक्सिमम 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड देते हो और जैसे ही वो पूरा हो जाता है अपना पैसा वापस ले लेते हो, तो ये करंट एसेट हो गया। ठीक है, अब टोटल एसेट्स हमने कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट कितनी होगी, 12 लाख। कितनी होगी, 12 लाख। अब चाहिए हमें लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास टोटल डेट गिवन है और टोटल डेट का अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूं, टोटल डेट को अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो वो क्या होता है, जो हमारा लॉन्ग टर्म डेट होता है, हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट होता है उसमें हमें प्लस करना होता है हमारी जो करंट लाइबिलिटीज है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें हमें प्लस करना होता है करंट लाइबिलिटीज या फिर आप इसको शॉर्ट टर्म डेट भी जो है वो कह सकते हो। ठीक है, तो टोटल डेट हमारे पास गिवन है 11 लाख रुपीज के और हमारे पास जो करंट लाइबिलिटीज है वो गिवन है 3 लाख रुपीज, सॉरी लॉन्ग टर्म डेट हमें कैलकुलेट करना है तो उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, लॉन्ग टर्म डेट प्लस जो हमारी यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज है वो कितनी है, 3 लाख रुपए की। ठीक है, करंट लाइबिलिटी 3 लाख रुपए की। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो 11 लाख माइनस 3 लाख, ये हमारा लॉन्ग टर्म डेट जो है वो आ जाएगा। अब लॉन्ग टर्म डेट कितना आया, तो ये हमारा 8 लाख रुपए आया। तो लॉन्ग टर्म डेट हमारा 8 लाख रुपए, तो 8 लाख यहाँ पर हमने लिख दिया। तो 12 लाख को अगर हम 8 लाख के साथ डिवाइड करें तो ये आ जाए 1.5:1, 1.5:1, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब ये जो रेशियो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि कम से कम जो डेट है उसका 2 से 3-4 गुना ज्यादा एसेट्स होंगी तभी कंपनी को अच्छा माना जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2,50,000, 10% लॉन्ग टर्म डेट इज 15 लाख, टैक्स अमाउंट इज 5,50,000। ठीक है, तो देखो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी कंपनी अपने डेट पे इंटरेस्ट कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर पे कर पा रही है। देखो कंपनी डेट लेती है उसके ऊपर से क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तो अगर किसी लेंडर को जानना है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट टाइम पे कर रही है कि नहीं पे कर रही है तो उसके लिए वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यूज करता है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा।
तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने प्रॉफिट कमाया था उसमें से पहले हमने इंटरेस्ट माइनस किया, फिर उसके बाद हमने टैक्सेस भी माइनस किए, ठीक है, और उसके बाद हमारा ये प्रॉफिट जो है वो बचा है। तो हमें चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये जो टैक्स की अमाउंट है, इंटरेस्ट की अमाउंट है, ये हमें प्लस करना है। तो प्रॉफिट है हमारा 2,50,000 रुपए का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हमें ऐड करना है सबसे पहले टैक्स अमाउंट को कर लेते हैं 50,000, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी ऐड करना है। तो 15 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म डेट है, 10% आप पे करते हो तो 1,50,000 हो गया, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पर ऐड करोगे, जब आप यहाँ पर इसको ऐड करोगे तो 2,50,000 प्लस 50,000 और 1,50,000, तो ये आ गया 4,50,000, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स ये कितना आ गया, 4,50,000। इसे हमें डिवाइड करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया 1,50,000 पे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3:1, 3:1। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि आप जितना एक्सपेंस पे कर, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको पे करना, उसका 3 गुना आप यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, एक कंपनी हैज टोटल एसेट वर्थ 10 लाख रुपीज, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस इज 1 लाख, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो और इक्विटी रेशियो, ठीक है। अब प्रोप्राइटरी रेशियो और इक्विटी रेशियो क्या होता है, देखो इस रेशियो से हमें पता लगता है कि किसी भी कंपनी के टोटल एसेट्स का कितना हिस्सा ओनर का है। यानी कि कंपनी के जितने भी टोटल एसेट्स हैं, उस एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए कितना पैसा जो है वो ओनर से मंगाया गया, या फिर सिंपल भाषा में कि कंपनी में टोटल ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है, उसका प्रोपोर्शन कितना है, वो जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी इक्विटी, इक्विटी का मतलब यहाँ पर क्या है, शेयर होल्डर फंड, उसे हमें डिवाइड करना है टोटल एसेट के साथ। तो बाकी चीजें आपको पता है, देखो एसेट्स हमारी वर्थ गिवन है कितने की, 10 लाख रुपए की, और इक्विटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व सरप्लस 1 लाख, तो ये कितना हो गया हमारा 6 लाख। तो ये रेशियो हमारी क्या रही है, 0.6:1, यानी कि अगर 1 रुपए की एसेट है तो 0.60 ये हमारा क्या है, ये मतलब 60 पैसे हमारा क्या लगा हुआ है, इक्विटी का लगा हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा 0.6:, मतलब 0.6:1 है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू मेटरलिटी कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू मेटरलिटी कन्वेंशन, तो सबसे पहले मेटरलिटी कन्वेंशन का यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं कि मेटरलिटी कन्वेंशन है क्या। देखो जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो मेटरलिटी कन्वेंशन कहता है कि जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो तो सिर्फ और सिर्फ जो आपके बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मटेरियल का मतलब यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन है, उसी को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अंदर डिस्क्लोज करो, जिसका यूजर को कोई ना कोई बेनिफिट हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, कंपनी के टोटल एसेट्स कितनी है, वो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो उसको डिस्क्लोज करो, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको देखकर उसके बेस पर डिसीजन मेकिंग कर पाए। अब एक और इन्फॉर्मेशन है कि दो जो वर्कर आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उनकी लड़ाई हो गई, तो क्या ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नहीं, तो इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेटरलिटी कन्वेंशन ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डलेस इंपॉर्टेंस शुड बी डिस्क्लोज, मतलब कि सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहे वो इंपॉर्टेंट है नहीं है उसको हम शो करेंगे, या फिर ओनली इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट इन्फ्लुएंस यूजर डिसीजन इज डिस्क्लोज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो कि यूजर के जो डिसीजन है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं उसी को हम डिस्क्लोज करेंगे। या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल मैनर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो कि यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसी को यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। इसके बारे में हमारा मेटरलिटी कन्वेंशन कहता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The convention of consistency require a business to. The convention of consistency require a business to change accounting method frequently reflect current trend. तो जो accounting methods है उनको frequently basis पे हमें change करना है ताकि जो current trend है उसको हम reflect कर पाए। Use different accounting methods for different type of transaction. अब जो different type of transaction जैसे sale है, purchase है, cash है, उसके लिए आप अलग अलग अकाउंटिंग मेथड का यूज करो। या फिर मेंटेन द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि आपको पूरे के पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यहाँ पर फॉलो करना है। या फिर प्रायोरिटाइज सिंप्लिसिटी ओवर एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी वो कहता है कि आपको जब भी आप यहाँ पर अकाउंटिंग करोगे तो आपको सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। जैसे अगर आपने पहले साल
डेप्रिसिएशन के लिए WDV मेथड का यूज किया है, तो आपको उसी मेथड को यहाँ पर यूज करना है, बार बार आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बार बार चेंज करोगे तो कंपैरिजन करना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है अकाउंटिंग की, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ये पत्थर की लकीर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज मोस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर अ कंपनी डीलिंग इन कार। तो एक कंपनी जो है वो कार्स में डील करती है, तो इसमें से कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, तो देखो एक कंपनी जो भी एक्सपेंडिचर करती है, एक कंपनी जो भी एक्सपेंडिचर करती है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बेसिकली एसेट्स को परचेज करने के लिए किया जाता है। अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन दूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के मिलेगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे अगर आपने एक बिल्डिंग खरीदी 15 लाख रुपए की, ठीक है, इस बिल्डिंग का जो बेनिफिट है वो आपको अगले 10 सालों तक मिलेगा, यानी कि इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अगले 10 साल तक मिलेगा, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कहलाएगा, और ये बिल्डिंग हमारी एसेट जो है वो कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये क्या है। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर नहीं मिल जाता, यानी कि जिस साल उसको खर्च किया आपने उसी साल उसका बेनिफिट आपको जो है वो मिल जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बेसिकली डे टू डे ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल दे, आपने क्या किया, यहाँ पर 12 महीने तक एम्प्लॉयज से काम करवाया, फिर उसको यहाँ पर सैलरी दी 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, पर इसका बेनिफिट हमने ऑलरेडी एक साल में ले लिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है कहलाएगा, और ये डे टू डे ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए यूज किया जाता है। अब कौन सी यहाँ पर एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रेंट ऑफ ऑफिस स्पेस, आपने एक ऑफिस जो है रेंट पे लिया था उसका आपने रेंट पे किया है, तो ये क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जो है वो आपने बिल्डिंग परचेज की, तो ये हमारी क्या है, एक एसेट है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह का काम करती है। देखो कंपनी कार्स में डील करती है, यानी कि वो बिल्डिंग को खरीदने बेचने का काम नहीं करती है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। इसी के ऑपोजिट अगर एक रियल एस्टेट कंपनी होती है जो कि बिल्डिंग को खरीद के बेचती है, तो उसके लिए ये एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये भी चीज यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि देखना है कि कंपनी किस तरह का यहाँ पर काम कर रही है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, नन ऑफ दम तो ये तो है नहीं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग फॉल्स फॉल्स है, गलत है। दे आर एक्सपेंस इन अकाउंटिंग पीरियड दे आर इनकम। ठीक है, तो जिस साल आप उसको खर्च कर रहे हो उस साल आपका उसका उसी साल आप उसका बेनिफिट जो है वो ले रहे हो, तो ले लेते हो, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। उसके बाद दे आर नेसेसरी टू ऑन गोइंग ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, तो जो हमारे बिजनेस है उनके जो ऑन गोइंग ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए ये नेसेसरी होते हैं, तो बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दे टिपिकली इन्वॉल्व स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो है बेसिकली स्मॉलर अमाउंट में होता है, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ कंपेरिजन करें तो इसका अमाउंट काफी कम होता है। दे बेनिफिट द कंपनी फॉर मोर देन 1 ईयर, इसका जो बेनिफिट मिलता है वो कंपनी को एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बेनिफिट है वो आपको एक साल के लिए ही यहाँ पर मिलता है, एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टिपिकली रिपोर्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट किया जाता है, पहला इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बैलेंस शीट ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें हम कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उसको यहाँ पे जो है वो शो करते हैं। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा एसेट के साथ रिलेटेड होता है, तो हम इसको बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड जो है वो करते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो है रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कंपनी सेल्स एन ओल्ड पीस ऑफ मशीनरी, द मनी रिसीव्ड फ्रॉम दिस सेल इज कंसीडर्ड। ठीक है, तो एक कंपनी है
उसने अपना एक ओल्ड पीस ऑफ मशीनरी को सोल्ड कर दिया, तो ये जो मनी रिसीव हुई है इस सेल से, वो क्या कंसीडर की जाएगी? एक कैपिटल रिसिप्ट, बिकॉज इट रिड्यूसेस अ लॉन्ग टर्म एसेट। ये कैपिटल रिसिप्ट होती है क्योंकि इससे एक लॉन्ग टर्म एसेट जो है रिड्यूस हो गई है। या फिर ये रेवेन्यू रिसिप्ट होती है क्योंकि ये जो है ये वन टाइम सेल से पैसा है। नाइदर कैपिटल नॉन रेवेन्यू, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो तो है ऑप्शन ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ये समझो कि जो कैपिटल रिसिप्ट है ना, वो भी हमारी दो तरीके की होती है। एक होती, सॉरी, हमारी जो रिसिप्ट होती है, जो भी पैसा यहाँ पर कंपनी को मिलता है, वो भी दो तरीके का होता है। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, और एक होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो कि हमारे कोर बिजनेस से हमें मिलती है। यानी कि आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं, जैसे अगर आप कार बनाकर मार्केट में सेल कर रहे हो, तो उससे जो पैसा आपके पास आया है, जो भी प्रॉफिट कमाया है, वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? तो जो कोर बिजनेस ऑपरेशन था उसके अलावा जो भी आपके पास पैसा आया है, जैसे आपने कोई एसेट सेल कर दिया है, तो उससे जो पैसा आया है वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो, आपने एक मशीनरी सोल्ड की है, तो इससे क्या हुआ, आपकी एक लॉन्ग टर्म एसेट रिड्यूस हो गई है, तो ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट जो है कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपिटल रिसिप्ट इज ट्रू? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कैपिटल रिसिप्ट के रिगार्डिंग ट्रू है? दे आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड एज इनकम इन द अकाउंटिंग पीरियड दे आर रिसीव्ड। तो ये जो है बेसिकली जो हमारी रिसिप्ट होती है उसको हम इनकम, ये एज ए इनकम हम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये गलत है। कैपिटल रिसिप्ट को हम एज अ इनकम जो है वो नहीं मानते, वो हमारी इनकम नहीं होती है। दे अराइज फ्रॉम कंपनीज रेगुलर ऑपरेशन, ये जो है कंपनी के रेगुलर ऑपरेशन से जो है वो अराइज होते हैं, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारा रेगुलर रिसिप्ट होता है वो रेगुलर ऑपरेशन से अराइज होता है। दे में क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ कंपनीज बुक्स, तो ये जो है कंपनी की बुक में लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपने एक लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, आपने एक लॉन्ग टर्म लोन ले लिया है, तो ये क्या है, एक तो हमारा कैपिटल रिसिप्ट हुआ, ठीक है, और इससे आपकी क्या होगी, एक लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो कैपिटल रिसिप्ट से जो है लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। दे ऑलवेज इंक्रीज द कंपनीज एसेट, ये हमेशा कंपनी के एसेट को इंक्रीज करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं ना, वो यहाँ पर एसेट्स को डिक्रीज करते हैं, ना कि इंक्रीज करते हैं। और लायबिलिटी को भी यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज हु इंस्ट्रक्ट अनदर पार्टी टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी। अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें, तो यहाँ पर कौन इंस्ट्रक्शन देता है दूसरी पार्टी को कि एक सम ऑफ मनी वो यहाँ पर पे करे? ऑप्शन है ड्रॉय, पे, ड्रॉयर, या फिर द बैंक। तो ऑप्शन सी ड्रॉयर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब थोड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर हम अच्छे से समझे, बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज किया जाता है जब भी यहाँ पर क्रेडिट सेल्स की जाती है। देखो, क्रेडिट सेल के अंदर क्या होता है कि हम सामान अभी बेच देते हैं या फिर सर्विसेज अभी प्रोवाइड कर देते हैं, पर पैसा हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद मिलता है। जैसे अगर ए और बी पर्सन है, ठीक है, तो ए ने 50,000 की जो गुड्स है वो बी को बेची, पर बी ने कहा मैं आपको 3 महीनों के बाद यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। तो इस सिचुएशन के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज किया जाता है। अब देखो, ए को ना बी पे भरोसा नहीं था, उसे लगा कि हो सकता है कि ये पैसे देने से मना कर दे, तो ए ने क्या किया, एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर पूरी डिटेल्स लिख दी कि बी पर्सन ने ए पर्सन से 50,000 रुपए की यहाँ पर गुड्स खरीदी है, ठीक है, और बी ने कहा है कि वो 3 महीनों के बाद जो है ए पर्सन को यहाँ पर पेमेंट कर देगा। इसमें बेसिकली इसने एक तरह का ऑर्डर दिया बी को कि आप मुझे यहाँ पर जो गुड्स खरीदी है उसके बदले में 50,000 रुपए 3 महीनों के बाद पे करोगे। और ये डॉक्यूमेंट भेज दिया बी पर्सन के पास, और बी पर्सन ने इसे कर लिया यहाँ पर एक्सेप्ट। जैसे ही बी पर्सन ने इसे एक्सेप्ट किया, ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बन गया। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर नॉर्मली हमारे यहाँ पर 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है ड्रॉयर, जिसने यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया होता है, और एक होता है हमारा ड्रॉई, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया होता है। ड्रॉयर बेसिकली सेलर होता है, और जो हमारा ड्रॉई होता है वो हमारा बायर होता है, ठीक है। एक थर्ड पार्टी होती है पे। पे वो होता है जिसे यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट मिलनी होती है। नॉर्मली जो पे होता है वो ड्रॉयर ही होता है, पर अगर एंडोर्स हो जाए बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो जो पे है वो थर्ड पार्टी बन जाती है, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आ जाता है। तो पार्टीज हमारी कितनी होती है? यहाँ पर 3 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन अकोमोडेशन बिल व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर हम अकोमोडेशन बिल की बात करें तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो देखो, अकोमोडेशन बिल है क्या, उसको समझने से पहले आपको बता दूं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसको हम ब्रॉडली
दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हमारा ट्रेड बिल और एक होता है हमारा यहाँ पर अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल, ठीक है। ट्रेड बिल किसी ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए ड्रॉ किया जाता है। जैसे ए और बी था, ए ने 50,000 की गुड्स परचेज की थी, सॉरी सेल की थी इस बी को, और इस ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, तो ये हमारा ट्रेड बिल होगा। अकोमोडेशन बिल जो है वो किसी ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाया जाता है। जैसे अगर मान के चलो ए और बी था, इनको क्या था, दोनों को पैसों की जरूरत थी, तो ए ने क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। मान लो दोनों को 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी, तो 5 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ए ने क्या किया, बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करवा लिया और इमीडिएट पैसे जो है वो मिल गए और दोनों ने आपस में बांट लिए। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। कौन सा बिल कहलाएगा, अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कंपनी होल्ड्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज बट नीड्स कैश बिफोर द ड्यू डेट, व्हाट व्हाट कैन दे डू। तो एक कंपनी के पास यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज था, पर उसे ना पैसों की जरूरत पहले ही पड़ गई। मतलब कि अगर मान के चलो ए था, बी था, पेमेंट 3 महीने के बाद करनी थी, पर जैसे 1 महीना गुजरा ए को पैसों की जरूरत पड़ गई, तो इस केस में वो क्या करेगा, सेंड बिल फॉर कलेक्शन, वो कलेक्शन के लिए बैंक को बिल सेंड कर देगा, रिटायर कर देगा, बिल को डिस्काउंट कर देगा या फिर डिसऑनर कर देगा। तो ऑप्शन सी, डिस्काउंट द बिल इज द करेक्ट आंसर। देखो, बिल डिस्काउंटिंग एक ऐसी फैसिलिटी होती है बैंक की, जिसके अंदर बैंक क्या करता है, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसको लेकर इमीडिएट पेमेंट जो है यहाँ पर कर देता है होल्डर को। जैसे ए गया बैंक के पास और कहा कि मेरे पास 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है, मुझे अभी पैसों की जरूरत है, प्लीज मुझे अभी पैसे दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, ये जो 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है वो रख लेगा अपने पास, ठीक है। थोड़े से अपने चार्जेस डिडक्ट करेगा, जैसे 10,000 चार्जेस मान लो, और 40,000 इमीडिएटली जो है ए पर्सन को यहाँ पर दे देगा। यानी कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज को इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर लेता है और बाद में जाकर जो बी पर्सन है उससे 50,000 रुपए वसूल कर लेगा और 10,000 इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट द बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अगर हम एक बिल को कलेक्शन के लिए सेंड करते हैं तो क्या हैपन होता है, द होल्डर रिसीव अ डिस्काउंटेड अमाउंट अपफ्रंट, ठीक है। तो होल्डर को एक डिस्काउंटेड अमाउंट जो है शुरुआती दौर में मिल जाता है, या फिर द बैंक गारंटीज पेमेंट फ्रॉम द ड्राइव, जो बैंक है वो गारंटी देता है कि जो ड्रॉई से पेमेंट वो रिसीव करके आपको दे देगा। द बैंक कलेक्ट फुल अमाउंट ऑन मेच्योरिटी एंड गिव्स इट टू द होल्डर। जो बैंक है जैसे मेच्योर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, सारा का सारा फुल अमाउंट जो है वो कलेक्ट करता है और होल्डर को दे देता है। द बिल बिकम्स इनवैलिड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन के अंदर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर ड्रॉई से पैसा इकट्ठा करे और बाद में उसके जो ड्रॉयर है उसके अकाउंट में डाल दे, पे के अकाउंट में डाल दे। क्लियर आपको। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो यहाँ पर हमने एफएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, साथ के साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट थे, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से चैट बॉक्स से मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। और हमारी ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूस बेसिस पे आती रहेगी। हमारी दो सीरीज चल रही है, एएफएम की और हमारे यहाँ पर आईएफएस के दो क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, जिनका लिंक, प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो इन प्ले लिस्ट को जरूर यहाँ पर गो थ्रू करिएगा। जो वीडियोस आ रही हैं उनको कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पर अटेंड करिएगा, ताकि आपकी जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक आईएएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है जीईजी के लिए। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल में मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।